Hello everyone, once again welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. Professor Priyanka Punjabi, your paper 1 educator. UGC NET दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एमसीक्यू सीरीज के साथ में मैं आपके साथ में डिटेल में कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करूंगी। ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज की जो है क्लास 2 है। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लास 1 आप देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। A child of first class is trying to learn how to draw a circle on his own, but is able to do with the help of his or her teacher the light of Vygotsky theory it highlights. Option number 1 assimilation, option number 2 adoption, option number 3 John of proximal development and option number 4 is maturation. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो चाइल्ड है फर्स्ट क्लास में पढ़ता है वो ट्राई कर रहा है सीखने की कि सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है, बट वो चाइल्ड छोटा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है पर वो अपने टीचर की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ करता है। तो ये जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो फ्रेंड्स लेव व्योस्की की जो थ्योरी है, जो है लेव व्योस्की की थ्योरी जेपीडी के ऊपर है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव्योस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने चिल्ड्रन की साइकोलॉजी के ऊपर थ्योरी को डेवलप किया था। इसे हम बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब चिल्ड्रन, छोटा बच्चा किसी की हेल्प से अगर कुछ करता है, किसी की हेल्प से सीखता है, तो उस एरिया को बोलते हैं हम जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी में 3 एरियाज होते हैं। फर्स्ट जो होता है, इसमें आई कांट डू दिस इवन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि मैं किसी की हेल्प से भी उस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो पार्ट होता है वो ऊपर का पार्ट होता है। जेपीडी का जो पार्ट होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट होता है द हेल्प ऑफ अदर्स। मैं कर सकता हूँ बट किसी की हेल्प से। तो इस एरिया को बोलते हैं हम जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बच्चा सर्कल बनाना चाहता है चाइल्ड, बट टीचर की हेल्प से वो कर रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो अंदर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर चिल्ड्रन किसी की हेल्प से नहीं करता, अपने ओन पेस से प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो ये जो होती है वो इनर लेयर होती है। जेपीडी मीन्स जब बच्चा किसी पर्सन की हेल्प से सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वॉट आई कैन लर्न ऑन माई ऑन, तो हम क्या सीख सकते हैं खुद से। ये जो एरिया होता है वो अंदर का एरिया होता है। जेपीडी ये एरिया होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वॉट आई कैन लर्न विथ हेल्प, हम जब किसी और से की हेल्प से सीखते हैं तब उसको बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेक्स यूज ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 स्केलिंग, ऑप्शन नंबर 2 फैक्टरिंग, ऑप्शन नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एसपीएसएस। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करते हैं। आपसे पूछा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च मैक्स यूज ऑफ, तो स्केलिंग तो होगा नहीं क्योंकि स्केलिंग क्वांटिटेटिव में आता है। फैक्टरिंग इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव। एसपीएसएस रिसर्च का टेस्ट करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। तो बचता है आपके पास 3 रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन जो है इसका आंसर राइट होगा। क्वालिटेटिव में क्या होता है? रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर के बेस पे जो है रिसर्च करते हैं, बट क्वांटिटेटिव में डेटा आपका आउटकम जो होता है वो एक्यूरेट आता है। एसपीएसएस जहां पर हम स्टैटिस्टिकल वे में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एसपीएसएस एक रिसर्च का टूल होता है। स्केलिंग इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव एंड फैक्टरिंग इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है? ऑप्शन नंबर ए, इट लेस एम्फोसिस ऑन स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी, इट इज सेंटर्ड ऑन लर्नर्स नीड, इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लेस एम्फोसिस ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में हम मोस्ट एम्फोसिस किस पे देते हैं? लर्नर की स्किल के ऊपर, कि लर्नर की क्या स्किल चाहिए, उसकी क्या डिमांड है, उसको किस स्किल की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
इट इज सेंटर्ड ऑन लर्नर्स नीड। यस, लर्नर सेंटर्ड एक ऐसी अप्रोच होती है जो लर्नर्स की नीड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। बी इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यस, ये जो होती है कोऑपरेटिव मेथड होती है, यानी कि लर्नर इसमें पैसिव नहीं होता, लर्नर एक्टिव होता है, वो कोऑपरेट करता है टीचर के साथ में सीखने में। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। लेस एम्फोसिस ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। यस, लर्नर सेंटर में वेरिएबिलिटी मींस डिफरेंशिएशन होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से एक्सपोज कर सकता है, चीजों को सीख सकता है। डी इज ऑल्सो करेक्ट। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। A line is composed, question number 4. A line is composed of point. Points have no length. Therefore, a line has no length. Which informal fallacy is committed in his statement? Option number 1, fallacy of composition. Option number 2, equivocation, hasty generalization and slippery slope. ये इनफॉर्मल पॉलिसी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में 2 टाइप की पॉलिसी पूछी जाती है, फॉर्मल पॉलिसी एंड इनफॉर्मल पॉलिसी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट। रेखा बिंदुओं से बनी होती है, बिंदुओं की कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए रेखा की भी कोई लंबाई नहीं होती। इस कथन में कौन सा अनौपचारिक भ्रम है? तो अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट, लाइन जो किससे कंपोज की गई है? पॉइंट से, बट पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता, देयरफॉर अ लाइन हैज नो लेंथ, इसीलिए रेखाओं यानी कि लाइन की भी कोई लेंथ नहीं होती। इस फॉलिसी को हम बोलते हैं फॉलिसी ऑफ कंपोजिशंस। आर्ग्यूमेंट जो प्रोमाइसेस दैट व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट्स, अगर किसी का पार्ट सही है तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो पूरा सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जो है स्वीट परचेस करने के लिए गए, आपने एक पीस जो है टेस्ट करके देखा, एक पीस आपको अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था, तो तब आपने 5 kg परचेज कर ली। अब हम ये सोच रहे हैं कि 5 kg का टेस्ट भी वैसा ही होगा, हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो। तो इस टाइप की जो पॉलिसी होती है इसे हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब हम एक छोटे से टुकड़े और पार्ट की वजह से पूरी चीजों को ही सही मान रहे हैं, या पूरी चीजों के बारे में ही जो है प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। होल इज ट्रू, अगर पार्ट सही है तो होल भी सही होगा, मीन्स अगर छोटा सा टुकड़ा ये एक सही है, तब मैं बोल सकती हूँ कि पूरा भी ये जो है ये सही होगा। ऐसा हो सकता है कि ये सही है, ये ठीक नहीं है, ये सही है। तो इस पॉलिसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ कंपोजिशंस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कम्युनिकेशन नॉइस के ऊपर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सिमेंटिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। अब आपको सिमेंटिक इसमें से फाइंड आउट करना है। एग्जिस्ट आउटसाइड द रिसीवर, आउटसाइड द रिसीवर से जो एग्जिस्ट करता है इसे हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। बैरियर क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर मैसेज रिसीवर को कम्युनिकेट करता है, बट रिसीवर तक वो नहीं पहुंच पाता किसी रीजन से, या वो रिसीवर जो है उसको डिकोड नहीं कर पाता, तो इससे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द रिसीवर, अगर रिसीवर आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फिजिकल बैरियर होगा। सिमेंटिक बैरियर, कम्युनिकेशन प्रीजडिस एंड बायस्ड टुवर्ड्स अनदर पर्सन, अगर कम्युनिकेशन में प्रीजडिस है या बायसनेस है, कोई पक्षपात है, तो उस टाइप के बैरियर को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर आपके माइंड और बुद्धि से जुड़े होते हैं। प्रीजडिस मीन्स अगर किसी पर्सन ने किसी चीज को लेके पहले से ही धारणा बना ली है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। किसी पर्सन के बारे में प्रीजडिस पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये तो ठीक नहीं है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। द बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस दैट मीन्स कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस मीन्स डिसेबिलिटी या फिर फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल।
फर्स्ट का हो जाएगा सिमेंटिक बैरियर, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस ऑन मैसेज रिसेप्शन. One person is not able to understand the meaning of other person is called semantic barrier. जब एक पर्सन रिसीवर सेंडर की बात को, उसकी लैंग्वेज को या उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो उसे बोलते हैं हम सिमेंटिक बैरियर. या फिर फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल हमारे टू होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला, देन सेकंड होता है प्रिंसिपल. ये ऑफिस और कॉलेज के स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल, तो ये PAL होता है. अगर मैंने प्रिंसिपल बोला तब आप ये प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन आई सेड राइट बट वन पर्सन इज अंडरस्टैंड राइट. मैंने कहा नो बट अदर पर्सन सुन रहा है नो. तो जब एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है या मीनिंग में अंडरस्टैंड होने में कुछ बैरियर्स क्रिएट हो रहा है, उसे बोलते हैं हम सिमेंटिक बैरियर. तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ए का हो जाएगा 4, फिजिकल का फर्स्ट, साइकोलॉजिकल 2 एंड फिजियोलॉजिकल 3. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ऑप्शन नंबर ए, आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग के लिए. रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन. Option number B, synthesis and organization of the old and new experience resulting in a novel pattern. Carrying out activities with leave permanent effect on the learner. Learning means acquisition, retention and modification of experience, preparing only for scoring good marks. अब लर्निंग की प्रोसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. Remembering information and reproducing it is examination. Remembering का मीन्स होता है रोट लर्निंग करना. रोट लर्निंग मीन्स टीचर सेंट्रिक जो अप्रोच होती है लाइक लेक्चर मेथड, वो होती है रोट लर्निंग मेथड. तो अगर कोई स्टूडेंट रिमेम्बर कर रहा है लर्निंग की प्रोसेस में, रोट लर्निंग कर रहा है, रट्टाफिकेशन मार रहा है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो ये रोट लर्निंग होता है. इसी वजह से लर्निंग की प्रोसेस में फर्स्ट जो हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा. सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड, जो लर्नर अगर कोई क्लास में कुछ टॉपिक सीख रहा है तो वो अपने पहले के पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़कर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका रिजल्ट नोबल पैटर्न में आएगा. दैट इज कॉल्ड बी इज करेक्ट. कैरिंग आउट एक्टिविटी विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द लर्नर, हमें उस एक्टिविटी को जो है फॉलो करना चाहिए, उस ट्रिक के थ्रू टीचर को लर्न करवाना चाहिए जिसका इफेक्ट यानी कि जिसका असर उसका परमानेंट तक रहे. मतलब चीजें आपको ऐसा ना हो कि एक बार पढ़ाने के बाद भूल जाओ, बाद तक परमानेंट तक उसका इफेक्ट जो है वो लर्नर के ऊपर रहे. तो सी इज ऑल्सो करेक्ट. लर्निंग मीन्स एक्यूजिशन, यस ऑब्वियसली लर्निंग जो होता है वो एक्यूजिशन होता है. रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, जो नॉलेज लर्नर को पहले से होता है उसको वो और मॉडिफाई करके एक्सपीरियंस करके सीखता है. डी इज ऑल्सो करेक्ट. प्रिपेयरिंग ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, लर्निंग सिर्फ गुड मार्क्स को प्रिपेयर करने के लिए नहीं होती, लर्न करने के लिए, एक्सपोजर करने के लिए भी होती है. दैट्स वाई ई इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है. स्टेटमेंट नंबर 1, assessment drives learning. Statement number 2, no feedback is required to be given in informative assessment. असेसमेंट डिराइव करता है लर्निंग को. असेसमेंट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना. हमारे डिफरेंट टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव. तो असेसमेंट का मीन्स होता है लर्निंग, इवेलुएट करना, जिससे स्टूडेंट्स को सीखता है. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट. स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट होगा क्योंकि फीडबैक रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में. फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लेक्चर क्लास में स्टूडेंट्स का लिया जाता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है फेस टू फेस फीडबैक भी हमें मिल जाता है टीचर को.
ड्यूरिंग द क्लासेस जो होता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास। सो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 8. Credit earned by a students and stored in academic bank of credit after the date of earning. Such credits will have validity up to a maximum of 7 year, 10 year, 12 year and 15 year. फ्रेंड्स कॉलेज एंड स्टूडेंट्स को एक एबीसी आईडी जो है अभी क्रिएट करना पड़ती है। अभी जो है सीबीसीएस 2019 का जो पैटर्न है वो कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट में फॉलो किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएशन करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वहां पर उनके एक क्रेडिट अर्न होते हैं। इसे बोलते हैं हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस भी किया था। अपार आईडी डिजिटल एक आईडी क्रिएट करना होती है, तो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के जो भी क्रेडिट है इस आईडी में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो है नेक इसको करता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है डिजी लॉकर है, ये इसको मेंटेन करता है। तो इसका जो मैक्सिमम जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी होती है वो 7 इयर्स तक होती है। एक डिजिटल लॉकर की तरह है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्रेडिट जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट उसमें फॉरवर्ड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following are the features of case study methods? Option number A, it is appreciative, it is particularistic, it is descriptive, it is inductive and it is mechanical. केस स्टडी मेथड जो होती है मोस्टली जो केस स्टडी मेथड होती है वो क्वालिटेटिव मेथड होती है। समटाइम्स इट्स क्वांटिटेटिव बट वो एक्सेप्शनल केस के लिए होती है। एप्रिशिएटिव नहीं होगा, इट्स नॉट एप्रिशिएटिव मेथड। ये पर्टिकुलरिस्टिक मेथड होती है। बी इज करेक्ट। डिस्क्रिप्टिव, यस ये डिस्क्रिप्टिव होती है, इसमें डिटेल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इट इज इंडक्टिव, यस इट इज इंडक्टिव। इट इज मैकेनिकल, नो इट्स नॉट मैकेनिकल। केस स्टडी मेथड क्या होती है? एक इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसी भी टॉपिक के बारे में। केस स्टडी मेथड में रिसर्चर क्या करता है? एक प्रॉब्लम का डिटेल में इन डेप्थ में एनालिसिस करता है, यानी कि उसके पास में एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है रिसर्चर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है, इसीलिए ये इंडक्टिव अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन का भी यूज किया जाता है। इसमें कभी डेटा अगर एक्यूरेट नहीं आ रहा तो फिर वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाती है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशल और मैनेजमेंट के फील्ड में हम इस केस स्टडी मेथड का यूज करते हैं। बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। Which of the following are remote data collection procedure? इसमें से कौन सा रिमोट डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड पार्टी इंटरव्यू, बी पॉप्सअप, सी डेटाबेस ईमेल, डी इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ई इज पैनल डिस्कशन। रिमोट डेटा कलेक्शन यानी कि फिजिकल नहीं है, डिजिटल वे में आप डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर, उसके थ्रू अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी मेथड इसमें अप्रोप्रिएट होगी? थर्ड पार्टी फिजिकल हो जाएगा। पॉपअप, बी इज द राइट आंसर। डेटाबेस ईमेल डिवाइस के थ्रू होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग इज ऑल्सो राइट। पैनल डिस्कशन इज रॉन्ग। आंसर आपका जो बनता है सेकेंड, बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 11. The measures of intercoder reliability are employed in research related to. Option number 1, discourse analysis. Option number 2, narrative analysis. Option number 3, path analysis. Option number 4 is content analysis. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंटरकोडर रिलायबिलिटी आर एम्प्लॉयड इन रिसर्च। इंटरकोडर रिलायबिलिटी का मीन्स है कि जब मल्टीपल का मीन्स होता है एक से दो रिसर्चर, मतलब वन और मोर।
अगर किसी रिसर्च में एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं और वो कोडिंग कर रहे हैं, इंटर कोडर जो है जो मेजरमेंट कर रहा है, सेम डेटा अगर कंसिस्टेंटली आ रहा है, तब हम उसे बोलते हैं कंटेंट का एनालिसिस करना। जिस रिसर्च में एक से ज्यादा ऑथर हैं, एक से ज्यादा रिसर्चर हैं, तो उसमें मेजरमेंट जो बहुत सारे ऑर्डर कंसिस्टेंटली जो है बहुत सारे क्वार्टर कंसिस्टेंटली डेटा को एनालिसिस करते हैं, जिसमें मेजरमेंट का जो डेटा आता है वो सेम डेटा आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर कंटेंट एनालिसिस। मींस जो इतने सारे कोडर है, इंटर कोडर, मल्टीपल रिसर्चर, वो कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर कोडर रिलायबिलिटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4, कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेज इनटू वर्बल साइंस एंड सिंबल्स इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 चैनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 एनकोडिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, आइडियाज जो होता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, आइडियाज जनरेट होते हैं सेंडर के थ्रू, फिर सेंडर उस मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, इनकोडिंग। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, देन फिर वो मैसेज आफ्टर दैट वो चैनल के थ्रू जो है जाता है मैसेज, देन उसके बाद रिसीवर के थ्रू जाता है मैसेज, आपका डिकोड होता है, देन रिसीवर, आफ्टर दैट रिसीवर के बाद आता है फीडबैक। तो ये सारी होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, एसएमसीआर का बर्लो मॉडल, बस आप यहाँ पे एनकोडर ऐड कर लेना एंड यहाँ पे आप डिकोडर ऐड कर लेना। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइडियाज और थॉट्स जो मैसेज के आते हैं वो सेंडर के माइंड में आते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का इफेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, बी पर्सनल कनेक्ट, सी फीडबैक, डी ऑब्जेक्टिविटी एंड ई इज एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें जो मैसेज होता है वो फ्रेगमेंटेड नहीं होता, ए रॉन्ग हो जाएगा। पर्सनल कनेक्ट, यस, इसमें ओरल कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में पर्सनल कनेक्ट होता है एंड वो एक दूसरे के बारे में फीडबैक भी जो है शेयर कर सकते हैं। फीडबैक, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज, सी इज ऑब्वियसली ट्रू, सी भी राइट होगा। ऑब्जेक्टिविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी इन द ओरल कम्युनिकेशन। एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें इंटरप्रिटेशन का जो है एब्सेंस नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, बी एंड सी इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, given below are two statement. Statement number 1, psychological obstacles in communication can be seen when the receiver fails to refer language to reality and experience. Statement number 2, the stereotypes held by one also contribute to the failure of language to reflect social reality. आपको बताना है both the statement 1 and 2 are true, both the first and 2 are false, first true, second false, first false, second ट्रू। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल बैरियर, obstacles in communication can be seen when the receiver fails to refer language. yes, साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है कम्युनिकेशन में, अगर रिसीवर सेंडर की बातों को या फिर उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है या एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, उसके माइंड में जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। द स्टीरियोटाइप हेल्ड बाय, स्टीरियोटाइप्स और प्रीजडिस जो क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन में, उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। स्टीरियोटाइप मीन्स किसी पर्सन के बाद, किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में पहले से ही अपनी सजेशंस या अपने ओपिनियंस दे देना, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। या हम बोल सकते हैं कि पहले से ही किसी चीज के बारे में अपने मन में धारणा बना लेना,
वन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फेलर ऑफ लैंग्वेज टू रिफ्लेक्ट। अगर कोई पर्सन के बारे में अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार इससे तो नहीं होगा, अगर नेगेटिव अगर हम अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं, पुराने विचारों को सोचते हैं कि जो हमें पता है वो ही सही है, आगे वाला जो पर्सन है वो गलत सोच रहा है, तो इससे क्या होता है, ये जो सोशल रियलिटी होती है ये जो है लैंग्वेज के ऊपर भी असर करती है। इट फेलर ऑफ लैंग्वेज टू रिफ्लेक्ट सोशल reality. Option number statement number 2 is also true. Both the statement first and second are true. तो 14 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का आपको कम्युनिकेशन का मॉडल के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। स्पीच, स्पीकर, ऑडियंस, ओकेशन एंड इफेक्ट। अब आपको अरिस्टोटल के इस वर्ड को अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो स्पीकर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। स्पीकर, स्पीकर इज फर्स्ट। स्पीकर मीन्स योर सेंडर, राइट। स्पीच, स्पीच हो जाएगा सेकंड। देन डी, ओकेजन। ध्यान रखिएगा ओकेजन सिर्फ अरिस्टोटल के मॉडल में ही आता है, ओकेजन। देन ऑडियंस, आफ्टर दैट लास्ट इज इफेक्ट। Option number 4 is correct. Next question number 16. Which of the following full form of Moodle, an open source learning management system? Option number 1, modular object oriented digital learning environment. 2, modular object oriented dynamic learning environment. MOOC oriented digital learning environment. Multiple object oriented dynamic learning environment. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, मॉडल क्या होता है? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये एलएमएस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। एलएमएस मींस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये किस टाइप का प्लेटफॉर्म है? ये एजुकेशन के फील्ड में एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई भी इसका यूज कर सकते हैं। इस पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में क्विज कंडक्ट करा सकते हैं, उनको आप इजीली मटेरियल एंड नोट्स, पीपीटी, स्लाइड्स वगैरह इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये एक यूजर फ्रेंडली एनएमएस प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। Question number 17. To perform t-test, which of the following software can be utilized? Option number A, MS Excel, B Unix, SPSS, MS Equation. इसमें से टी टेस्ट के लिए हम किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, टी टेस्ट के लिए हम MS Excel का यूज करते हैं एंड SPSS का यूज करते हैं। टी टेस्ट क्या होता है? जब हमें डेटा को टू ग्रुप्स के साथ में कंपेयर करना होता है तब हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव टेस्ट है, डेटा को कंपेयर करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। ओनली ए एंड सी इज द राइट आंसर, MS Excel एंड SPSS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Arrange the following computer memory types from fastest to slowest speed. Option number A, hard disk, B, main memory, C, CD-ROM, D, CPU registers and E, cache memory. Choose the most appropriate answer from the options given below. आपसे कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में 90% ये क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा ही जाता है। आपको फास्टेस्ट मेमोरी बताना है, फास्टेस्ट टू स्लो। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कौन सी मेमोरी फास्ट है। तो सीपीयू रजिस्टर्स जो है वो आपकी फास्ट मेमोरी है, देन उसके बाद कैश मेमोरी है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम इसमें कैश मेमोरी तो भी फास्ट होती है, सीपीयू फास्ट नहीं होना चाहिए। तो आई विल क्लियर योर डाउट। बिकॉज सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है एंड सीपीयू कंप्यूटर के पास में होता है, उसके पास में क्विक एक्सेस होता है किसी भी डेटा को रन करने के लिए, इसीलिए सीपीयू कैश मेमोरी के कंपैरिजन में फास्ट होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सीपीयू, देन कैश मेमोरी, आफ्टर दैट योर मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन हार्ड डिस्क, last but not the least your CD-ROM is the slowest speed of the computer memory.
सो फर्स्ट हो जाता है आपका सीपीयू, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 19. Which of the following statement about malware are true? Option number A. A Trojan horse is malware disguised as legitimate software. A virus inserts itself into another program. It runs and spreads itself when the program opens. A worm is similar to a virus except that it does not need a program in order to run. It is spread by itself. फ्रेंड्स, मालवेयर क्या होते हैं? जो यूजर की बिना परमिशन से अनवांटेड तरीके से कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम को स्लो कर देते हैं एंड डेटा को डैमेज करने की कोशिश करते हैं या डेटा को चोरी करते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि कंप्यूटर में बिना विदाउट परमिशन ऑफ द यूजर्स इंटरनेट या उसके प्रोग्राम को स्लो करता है। तो ये एक मालवेयर है। इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर जो डिस्गाइज करता है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर को। इसमें क्या होगा, जब आपका ट्रोजन हार्स आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो इसमें एक सॉफ्टवेयर आपको शो करता है एंड वो बताएगा कि आप ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। जब आप वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो अननेसेसरी तरीके से, अनवांटेड तरीके से आपका जो डेटा है वो चोरी कर लेता है। ये होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। अ वायरस इंसर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम। ये जो वायरस होता है वो अनदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम की वजह से इंसर्ट हो जाता है। इट रन एंड स्प्रेड इटसेल्फ व्हेन द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम हमारा ओपन होता है तब वो तेजी से फैलता है। अ वर्म इज सिमिलर टू, यस वर्म जो होता है वो सिमिलर होता है बट वर्म होता है रेप्लिकेटेड होता है। दैट इट डज नॉट नीड अ प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन, इट इज स्प्रेड, ये अपने आप जो है कंप्यूटर में फैलता है। और वर्म क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर के साथ में दूसरा कंप्यूटर भी कनेक्ट है तो उसको भी, उसके डेटा को भी ये डैमेज करता है। तो ए बी सी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आपकी यूनिट्स वीडियो। अब आपको बताना है इसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा। वीडियो का जो फाइल फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स, एमपी MP4 इसका फाइल फॉर्मेट होता है वीडियो का। अगर हम बात करें पॉडकास्ट की तो पॉडकास्ट का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है MP3। फोटोग्राफ्स JPG और JPGE। देन स्प्रेडशीट MS एक्सेल, यू नो वेरी वेल MS एक्सेल का जो होता है वो स्प्रेडशीट। वीडियो MP4, पॉडकास्ट MP3, फोटोग्राफ्स जो आपको पता है JPG एंड स्प्रेडशीट जो होता है MS एक्सेल। अगर आपको दो भी पता है तो आप इजीली जो है इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 बनता है। एंड मेक श्योर आपको ये MCQ सीरीज एंड एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। If you like this video, don't forget to subscribe the channel. Till then, keep watching. Thank you so much. Have a nice day.